चलिए, हम लोग हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे थे, और अभी तक जो पढ़े हुए हैं उसको आपको एक बार रिवाइज कराते हैं हम, क्या क्या आपको बताए हुए थे, फिर यहीं से फिर से कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अभी तक हम लोग क्या समझे थे कि सॉल्ट जो है तीन तरह के हैं। तीन तरह के सॉल्ट के बारे में आपको बताया गया था। एक हमारा सिंपल या सिंगल सॉल्ट था, जिसमें एक ही तरह का कटायन और एक ही तरह का अनायन निकलता था, याद आ रही है। इसको पानी में डालते तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव, एक ही तरह का कटायन और एक ही तरह का एनायन निकलता था। एक दूसरा सॉल्ट था जिसको हम लोग बोलते थे डबल सॉल्ट, याद आ रहा है इसके बारे में। इसमें आपको बताया गया था कि इसको जब पानी में डालेंगे तो मोर देन वन टाइप के कटायन और एनायन बाहर निकलेंगे। और एक और था जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कुछ ऐसा। और आपसे बात हुई थी कि हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना नहीं, ज्यादातर इसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरा चैप्टर इसी के आगे पीछे घूमता है। इसके बारे में क्या देखिए कि जब कभी भी इसको पानी में ले जाकर डालेंगे तो ये भी डिसोसिएट होगा, लेकिन इसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है, माने पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। इसके वियोजन में क्या होगा कि जब इसको पानी में डाला जाएगा तो ये टूटेगा, और जैसे कि क्या निकालता है, 4 गो K+ और एक गो निकलेगा फेरोसाइनाइड आयन FeCN6। ये कुछ ऐसे डिसोसिएट होता है, इसको जल में डालने के बाद इनका वियोजन होता है। और हम कहेंगे कि ये पूरी के पूरा का पूरा जो आयन है, पूरा का पूरा बॉक्स है, ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, मतलब ये टूटता। इसके पीछे का कारण क्या था कि इसके अंदर क्या पाया जाता था, कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा कुछ पाया जाता था, जिसके बारे में हम लोग आगे और चर्चा। अब आपको एक और बात बताए हुए थे कि इसके अंदर, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है, किसी की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि मान लिया कि एक कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, K4FeCN6, ऐसा कुछ ले लिए। इसमें जो ये पूरा का पूरा बॉक्स है, इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, याद है ये बात। ये जो आगे का लगा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, ये आगे भी लगा है या पीछे भी हो सकता है। काउंटर आयन आगे भी होता है और पीछे भी होता है, बताया था इसके बारे में ना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो बीच में यहाँ पे जो पड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, ऐसा कुछ। इसके अलावा इस बॉक्स में इसके अलावा जो कुछ भी होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। इतना हम लोग पढ़ चुके थे पहले से ना, इतना जान चुके थे हम लोग। इसके बाद तब आपको ये बताना था हमें, ये बात से ध्यान दीजिए, इसके बाद ये बात बताना है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ देखिए, जैसे एक हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं। हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है MAB, ऐसे ब्रैकेट में आगे लिख दिया ऐसे X। एक और लिखते हैं हम ऐसे, ऐसे M, यहाँ पे ABC कुछ लिख लिए, यहाँ पे हम लिख लिए Y, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग M, यहाँ पे ABCD, जो भी हो, ABC ही रहने दीजिए, रखिए कोई। यहाँ पर तीन तरह के आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना। ध्यान रखिएगा, एक एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है जो हम लोग पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड का नाम लिखा हुआ हो तो जो आगे वाला हिस्सा होता है वो जनरली पॉजिटिव होता है, वो कटैनिक पार्ट होता है। और जो बाद वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है, निगेटिव पार्ट होता है, या वो एनाइनिक होता है। ये एक नॉर्मल नॉर्मल ट्रेंड है जो पहले से चला आ रहा है, ये हम लोग सबको ऐसा ही मान के चलते हैं, इसमें दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। मान के चला जाता है कि जो आगे वाला हिस्सा है वो क्या है, पॉजिटिव है, उसके बाद का जो हिस्सा है वो क्या है, निगेटिव है। तो इस पहले वाले एग्जाम्पल में अगर आपका काउंटर आयन आगे है, अगर आपका काउंटर आयन आगे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, पॉजिटिव है। आज जो बाद का जो पूरा का पूरा बॉक्स है वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जो बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पे पहले दिया हुआ है, तो जो पहले दिया रहता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जो बाद में दिया होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। और यहाँ पे तो काउंटर आयन है ही नहीं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या आयन है, ये न्यूट्रल है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स वाला जो ब्रैकेट है, जो बॉक्स बन रहा है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, याद आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बारे में बताया था कि बीच में सेंट्रल एटम एटम हो गया, चारों तरफ से ऐसे आगे वो घेर लिया, तो जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, याद आ रहा है इस बारे में। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये हो सकता है कि निगेटिव हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो, पॉजिटिव हो, और हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो, न्यूट्रल हो।
यह इस बात पे निर्भर करता है कि उसको कैसे लिखा गया। अगर वो डब्बा अगर बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब डब्बा क्या है, निगेटिव। अगर वो डब्बा पहले लिखा हुआ है, डब्बा क्या है, पॉजिटिव। अगर काउंटर एंड नहीं है तो डब्बा क्या है, न्यूट्रल। और इसका हमें जरूरत पड़ता है नाम लिखते समय। जब हम इसका नाम IUPAC नेम लिखना सीखेंगे तो वहां पर हम ये देखेंगे कि बॉक्स कहाँ दिया हुआ है। अगर वो बॉक्स शुरू में दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है बॉक्स, इसका मतलब बॉक्स क्या है, पॉजिटिव है। बॉक्स बाद में दिया निगेटिव और नहीं होगा तो वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का नाम लिखने का तरीका कुछ हम लोग के पास क्या है, अलग है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब वो तो आपको जानकारी इसके बारे में हम पहले से दे चुके थे। अब हम लोग पढ़ना किसके बारे में, लिगेंड्स के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, लिगेंड्स के बारे में, कि आखिर में लिगेंड्स क्या होता है। यहाँ देखिए, ये हमारा जो थ्योरी वाला पोर्शन था यहाँ पे, हम लोग इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर बता चुके थे, कितने तरफ से घेरता है इसके बारे में बताए थे ना। जितने तरफ सेंट्रल एटम को जितने तरफ से घेरा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजक संख्या बोला जाता है। फिर बाद में हमारे पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब बीच में हमारे पास सेंट्रल एटम को रख दिया गया, चारों तरफ से लिगेंड टास्क उसको घेर लिए, तो जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उप सहसंयोजक परिसर बोला जाता है। इसको कहेंगे उप सहसंयोजक सत्ता बोल लिखते हैं, ठीक है ना। इतना बता चुके थे। अभी हमको ये बताया है अभी तुरंत कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो उप सहसंयोजक सत्ता है, ये हो सकता है कि कटायनिक हो, मतलब धनात्मक हो, डब्बा पहले लिखा हुआ हो सकता है वो डब्बा क्या हो, बाद में लिखा हुआ हो, और हो सकता है वो क्या हो, न्यूट्रल हो। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग का। उसके बाद तो हम लोग को देखना है क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाला। पर इसको देख लेते हैं तब आते हैं लिगेंड्स पे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसको समझते हैं कि आखिर में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर सच पूछिए तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी अणु के अंदर किसी खास एटम पर क्या चार्ज प्रेजेंट है उसको बताता है। कौन सा, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम है, उस विशेष एटम पर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको क्या बताता है, वो ऑक्सीडेशन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलरेडी रेडॉक्स केमिस्ट्री में इसको काफी लंबे चौड़े में हम लोग पढ़े हुए थे, फिर भी एक बार और चर्चा कर ले। जैसे एक ये एक ये जो थोड़ी देर पहले एक मॉलिक्यूल लिखे हुए थे, K4FeCN6, याद आ रहा है। इधर पूछा जाए, जब कब देखिए नॉर्मली क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट दे दे तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालिए, इस मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तब मान के चलिएगा कि जब इसके लिए निकालने के लिए कह रहा है तो किसका बोल रहा है वो, Fe का बोल रहा है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम का बोल रहा है। इसका पहचान क्या है, जहां से बॉक्स शुरू होता है, जहां से डब्बा स्टार्ट होता है, उसका जो पहिलका ये जो एलिमेंट दिख रहा है, जहां से बॉक्स स्टार्ट हुआ उसका पहला एलिमेंट, उसी का हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पे किसका निकालने वाले हम लोग, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, Fe का निकाले। अब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए, हम मान लेते हैं कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, x का नहीं पता हो तो उसको x मान लेते हैं। फिर कहेंगे कि एक k पर कितना होता है, +1, तो 4k पर कितना होगा। अच्छा, ये कैसे पता चला k पर +1 होता है, HLINAKRBCSFR जो पहला लाइन पूरा है उसमें +1 होता है। पीरियोडिक टेबल का जो पहला लाइन है, जो फर्स्ट ग्रुप है, उसमें क्या चार्ज होता है, +1। जो दूसरा लाइन है BMgCa ठीक है ना, इन सब का क्या होता है, +2 चार्ज होता है। याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पर पोटेशियम पर कितना होगा, +1, 4 गो है तो कितना लिखेंगे, +4। एक साइनाइड पर लिस्ट मिला है आपको, साइनाइड पे चार्ज बताया गया होगा, साइनाइड पे कितना होता है, माइनस। तो साइनाइड पर होता है चार्ज -1। एक साइनाइड पर अगर -1 तो कितने साइनाइड यहाँ पे, 6। अब बराबर, अब बताइए टोटल ओवरऑल इस क्या इस मॉलिक्यूल पे यहाँ पे कोई चार्ज दिया गया है, नहीं दिया गया। ओवरऑल कितना कर लेंगे यहाँ पे, बताइए यहाँ तक दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिख रहा है, 4 + 4 + x -6 बराबर 0। तो -6 और +4 कितना हो जाएगा, बराबर 0। x बराबर क्या आ गया। अब ये +2 किसके पे ऊपर चार्ज है, ये इस आयरन के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है, सही है ना। आयरन के ऊपर क्या चार्ज है, +2 चार्ज, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब कभी भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निकालना हो, डायरेक्ट कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो आपको ये नहीं पूछना है कि किस एलिमेंट का निकाले, किस एटम का निकाले। आपके दिमाग में पहले चलना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हुआ कि ब्रैकेट के जस्ट बाद सेंट्रल मेटल एटम का हमको बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। और हमको जहां तक लग रहा है इसमें हम लोग काफी प्रैक्टिस किए हुए हैं, आगे भी करेंगे, इसको निकालना भी सीखेंगे। अभी तो इसके बाद टॉपिक पे जब स्टार्ट होगा थोड़ा सा निकालना, इसको निकालना सिखाएंगे आपको एक बार और, ठीक है ना। ऐसे ही निकाला जाता है, चार्ज कितना है, +2।
अब एक अंदर की बात करते हैं हम लोग, इस कंपाउंड के अंदर जो अपने सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं आखिर में क्या हुआ होगा। एक इसमें अजीब सा बात यही है कि इसका जब आप फोटो बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आयरन जो है वो 6 साइनाइड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है ये हम लोग पास कि हम लोग शुरू से जानते थे कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर इन, मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ पर ये आयरन को ऐसा क्या कमी हुआ कि 6 साइनाइड से इसको जुड़ना पड़ा, 6 तरफ से इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ गया। अगर सच पूछिए तो इसके अंदर की हम बात करें कि Fe कैसा होगा, तो हम कहेंगे सबसे पहले आयरन, चूंकि आयरन क्या था, मेटल था, तो उसको बड़ा बनना था, उसको दिखाना था कि हम मेटल हैं, इसलिए आयरन क्या किया था, आयरन अपना पहले 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के और क्या बना लिया होगा, Fe2 प्लस बना। Fe2 प्लस बनने के बाद ये तो दिखा दिया कि हम मेटल है, लेकिन एक और दिक्कत हो गया। एक थ्योरी है, सीनियर क्लासेस में मिलेगी आपको, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। क्या आपको ये बात बताया जाएगा कि दुनिया में कोई भी स्पीसी नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर चार्ज बना रहे। सब कुछ चाहता है कि चार्ज के क्या कर दें, हम उसको चार्ज को जीरो कर दें, चार्ज को नगलिफाई कर दें। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज रहना नहीं चाहता, सब कुछ चाहता है हम क्या रहें, डिस्चार्ज रहें, मतलब मेरे ऊपर कोई आवेश। तो अगर इसको अपने ऊपर के आवेश को समाप्त करना है, अपने ऊपर के उपस्थित चार्ज को खत्म करना है, ये +2 को खत्म करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। अब अपने इस +2 को खत्म करने के लिए ये लोगों से बोला कि देखिए हमारे पास जगह खाली है, ऑर्बिटल्स में मेरे पास जगह है, कोई इलेक्ट्रॉन ला के दे दो ताकि मेरा +2 क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अब ये जिम्मेवारी किसको मिला, साइनाइड को। अब साइनाइड के बारे में सोच के देखिए, साइनाइड में कार्बन है और नाइट्रोजन है, और दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो काफी ज्यादा, मतलब ये ज्यादा लालची है। तो आपको क्या लग रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि डेटी बॉन्ड बना रहे हैं, और कितने तरफ से बना रहे हैं, टोटल 6 तरफ से बना रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो 6 दूनी 12 को इलेक्ट्रॉन आयरन को दिया जा रहा है, लेकिन 12 के 12 कंप्लीटली थोड़े मिल रहा है। ये सब ओर से मिलके और वो इतना ही चार्ज बस हुआ कि इस आयरन को क्या किया जा सके, आयरन के +2 को समाप्त किया जा सके। वो ज्यादा नहीं दे दिया है, वो ज्यादा चार्ज नहीं दिया है। हम मान लेते हैं हम दूधू को दे रहे हैं, सब दे दे के देखा देखा के ले आके अपने पास रख लिए, तो उसको थोड़े मिला, आयरन को थोड़े मिला, आयरन को नहीं मिला। ये 12 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से इस +2 चार्ज को क्या किया गया है, एक तरह से देखा जाए तो समाप्त किया गया है, जिससे क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बनाना शुरू। आप तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना, मान ली हम भी आपसे पूछ दें कि मेटल तो इलेक्ट्रॉन देते थे, यहाँ पर मेटल 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं, तो हम कहेंगे देखिए पहले आयरन अपना +2 छोड़ दिया, वहां पे वो कंप्लीट ट्रांसफर किया है, वो एक हेवी मैग्नीट्यूड है +2 का। अब हर बार इससे डेटी बॉन्ड बनवाने से ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दो दो के सेट में ले रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि उसकी तरफ कुछ आ गए हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन लेके किसकी कमी पूरा पूरा कर रहा है, वो +2 की कमी पूरा कर रहा है, और इस तरह से क्या हुआ, ये कंपाउंड बन के तैयार। क्योंकि यहाँ पर आयरन इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए यहाँ के आयरन को हम लोग बोलते हैं, यह जो आयरन है वो क्या है, लेविस एसिड है, इसको क्या कहता है, लेविस अम्ल बोला जाता है। और जो ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इनका नाम क्या है, लेविस बेस है, इसी को लिगेंड्स भी कहा जाता है। इसको हम क्या नाम दिए इसका, हम लोग लिगेंड्स भी बोले हैं, और साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेविस बेस का। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। बताइए यहां तक कोई समस्या, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो एक बार ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं, क्या कहेंगे हम लोग, इट इज द नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यह एक संख्या है, विच रिप्रेजेंट, जो कि दर्शाता है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्फीयर। जो यह एक, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या एक संख्या है जो इस बात को दर्शाता है कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम पर क्या आवेश उपस्थित है। ठीक है ना, ये किससे दर्शाया जाता है, ये दर्शाया जाता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है ना, फिर कह रहा है जैसे कि मान लेते हैं कि ये कंपाउंड एक बनाया गया, इस कंपाउंड में उसका कितना है, तो भाई अब निकाल के हम लोग देखेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे निकाला है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाएगा। एक और पॉइंट दिया गया है, चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, किसी कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज उपस्थित होता है वह चार्ज बराबर होता है, किसके बराबर होगा, तो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर उपस्थित जो आवेश है वो उस कॉम्प्लेक्स आयन में जितने भी पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, उन सबके योगफल का क्या होता है, बराबर होता है। मतलब समझा रहे हैं, यहाँ देखिए इसको आपको समझा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे अभी आप एक मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं जिसका नाम है K4 Fe TN6।
अच्छा, इसको अगर पानी में डालें तो ये टूटेगा दो भाग में, दो हिस्सों में टूट जाएगा। कितने में टूटेगा? 4 गो K प्लस जो इसका क्या होगा, अलग निकलेगा। और एक वो बड़ा सा फेरोसाइनाइट आयन जो है FeCN6 4 माइनस, ये क्या होगा, अलग निकलेगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या कहेंगे कि एक बात बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे Fe क्या चार्ज था, Fe पे, Fe पे क्या चार्ज था, +2। Cn पे कितना चार्ज था, एक Cn पर चार्ज था -1। कितने Cn यहाँ पे हैं? तो एक काम कीजिए, 2 को और -6 को जोड़िए, +2 -6 कितना हो रहा है? ठीक है, तो ये मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? बात है, वो समझ में आ रहा है? यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी बॉक्स के अंदर जितने भी बने स्पीसीज प्रेजेंट है, अगर उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दिया जाए तो बॉक्स के ऊपर के चार्ज का पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना? यानी कि किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर उपस्थित आवेश क्या होगा, वो सम होगा किसके, उस बॉक्स में अंदर, उस बॉक्स के अंदर जितने भी स्पीसी प्रेजेंट हैं उन सब के सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे आयरन है, साइनाइड है, तो आयरन का चार्ज और साइनाइड का चार्ज जोड़े तो बॉक्स के ऊपर का चार्ज हमें क्या हो गया, प्राप्त हो। कोई दिक्कत इसमें? यही बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज ऑफ द लिगेंड ऑन प्रेजेंट ऑन। ठीक है ना? जितने भी उस बॉक्स के अंदर जो भी चार्ज, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि उस बॉक्स पर कितना चार्ज है। ठीक है? अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, लिगेंड्स है। लिगेंड्स के बारे में पढ़ना है। लिगेंड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा लंबा चलेगा, आज हम लोग सिर्फ यही पढ़ कर रह जाएंगे। लिगेंड्स क्या होते हैं? तो हम लोग क्या देखे हैं कि किसी जो बॉक्स हम देखे अभी यहाँ पे, बॉक्स का जो अभी चर्चा किया था यहाँ पे, एफिशिएंसी ऐसा था ना। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को जो लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे थे वो कौन था, Cn था ना। Cn इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो Cn जो है वो क्या है, बेसिकली हम कहेंगे कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या एक ऐसा एटम जो जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो और जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दे रहा हो, डोनर का काम कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड का। द एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सम टाइम ये कटायन भी होते हैं। लिगेंड जो है ना, हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लिगेंड हो सकता है कि निगेटिव चार्ज हो, और लिगेंड हो सकता है क्या हो, न्यूट्रल। लिगेंड बनने के लिए वो शर्त है, ध्यान रखिएगा, क्या उसके पास लोन पेयर होना चाहिए और वो सामने वाले को क्या करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन दे सके। जैसे कि आयरन है, तो आयरन के साथ अगर कोई लिगेंड का काम करना चाहता है, लिगेंड की तरह व्यवहार दिखाना चाहता है, तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए जो आयरन को समय पड़ने पर क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा प्रोवाइड करा सके। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोले। ये भारी बात है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स which combine with central metal ion to form complex ion is called ligand। मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा एनायन या ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, समटाइम ये कटायन भी हो सकता है, मतलब एक ऐसा स्पीसी जो जुड़ता है किससे, सेंट्रल एटम से, सेंट्रल आयन से, क्या बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स आयन बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। यानी सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले स्पीसी को क्या नाम दिया गया है, लिगेंड दिया गया है। दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या इलेक्ट्रॉन दाता समूह की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या कहलाएंगे, लेविस बेस कहलाएंगे। कुछ ऐसे भी जगह आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक दो एग्जांपल आपको बता रहे हैं, यहाँ देखिए। जैसे यही वाला क्वेश्चन था, इसी में हुआ क्या है कि आयरन बीच में था, यहाँ पर आयरन, यहाँ पे क्या है, आयरन बीच में है, और इसको साइनाइड के द्वारा क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, उसको हम लोग, उसका हम नाम दे दिए हम लोग लिगेंड। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका नाम क्या है, लिगेंड है। याद रहेगा। कुछ ऐसे भी लिगेंड्स हैं अपने लास्ट टॉपिक होगा, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे लिगेंड हैं जो इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और देने के थोड़ी देर बाद इससे लेते भी हैं। बात समझ में आ रहा है ना। माने इलेक्ट्रॉन दिए, लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन देगा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन को दिया और सेम टाइम कुछ ही देर बाद वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो एक बात बताइए, जो पहले का बॉन्ड बनता है वो क्या बॉन्ड कहलाता है, सिग्मा, और उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पाई। तो सिग्मा बॉन्ड से वो इलेक्ट्रॉन देता है, और कुछ ऐसे लिगेंड हैं जो पाई बॉन्ड से क्या करते हैं, फिर से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कैसा काम करेगा, एसिड का
एसिड काम करेगा ना। और किस बॉन्ड से लिया है इलेक्ट्रॉन? पाई से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई एसिड बोलते हैं। वैसे लिगेंड जो देने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लेना भी शुरू कर दें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई एसिड्स बोलते हैं। लेकिन ये सारे लिगेंड्स ऐसे काम नहीं करते, कुछ हैं जिसके बारे में सबसे लास्ट में पढ़ना है, उसको हम क्या बोलते हैं? पाई एसिड्स बोलते हैं। याद रहेगा, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। क्या कर रहा है कि कुछ ऐसे मेटल आयन है जो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन लेने के साथ साथ देते भी हैं, और देने के साथ साथ लेते भी हैं, उसे क्या कहा जाता है? पाई एसिड लिगेंड कहा जाता है। ठीक है ना। अब कुल मिला के अभी तक जितना भी हम लोग समझे उसमें यही है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके बीचों बीच एक सेंट्रल मेटल एटम है, वो दूसरों से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जिस बॉन्ड से ले रहा है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। जो मेटल एटम है वो हमारा लेविस एसिड है, क्या कि ले रहा है। जो देने वाले हैं वो लेविस बेस है, उसको हम लेविस बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? वो डोनर होते हैं। और जो देते हैं उनको लिगेंड भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं इस लिगेंड के बारे में और पढ़ने, क्योंकि लिगेंड की आवश्यकता है हमें, लिगेंड ज्यादा जरूरी है। लिगेंड का क्लासिफिकेशन, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसी पे ज्यादा जोड़ दे समय देंगे हम। लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ना है हम लोगों को, यानी कि लिगेंड कितने तरह के होते हैं। तो लिगेंड तो ऐसे तो बहुत तरह के होते हैं, तो उनको समझने के लिए इसको क्या किया गया है? कुछ भागों में बांट दिया गया है। जैसे कोई पूछेगा लिगेंड किताब पूछिएगा ना, किस आधार पे पूछ रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। किसके आधार पर? दंतुरता के आधार पर। मतलब एक देखिए, आप कहीं देखे होंगे ये बात, अभी आप टॉपिक पर हैं अभी, तो इसमें सॉरी आपको एक लिस्ट मिला, उस लिस्ट में आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो, या कुछ ऐसे सेंट्रल मेटल एटम हैं जिसको कोई लिगेंड एक तरफ से घेर रहा है। एक यहाँ पर लिगेंड है हमारे पास, मान लेते हैं ए लिगेंड है, और वो लिगेंड क्या कर रहा है? एक तरफ से घेर, अकेला एक लिगेंड एक ही तरफ से घेर रहा है। और कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होंगे जो एक अकेला एक लिगेंड क्या कर रहा है? दो तरफ से घेर। ठीक है ना। तो जो एक तरफ से घेरता है इसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। मैंने एक अलग एगो दांत है, इसलिए एक तरफ से घेर रहा है, इसका नाम क्या रख दिया गया? मोनोडेंटेट। आज जो एक से अधिक प्रकार में दो ओर से घेर रहा है, इसका नाम है बाइडेंटेट। क्या नाम है इसका? द्विदंत। अगर ये तीन तरफ से घेरता तो ट्राइडेंटेट, चार से घेरता तो टेट्राडेंटेट, ज्यादा से ज्यादा छह तरफ से, जो अपने सिलेबस में छह तरफ से घेरता तो हेक्साडेंटेट। तो हम लोग इसको दो भागों में बांटे हुए हैं। कौन कौन? एगो है मोनोडेंटेट, एगो का नाम रख दिया गया है पॉलीडेंटेट। बहुदंतुर, एक है एक दंतुर, एगो है बहुदंतुर। एक दंतुर का मतलब वह लिगेंड जो एक तरफ से सेंट्रल एटम को घेरता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट। एक वह लिगेंड है एक वह लिगेंड्स हैं जो एक से अधिक प्रौढ़ से घेर ले, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइडेंट। ठीक है ना। अब मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट में मेन अंतर क्या है? मोनोडेंटेट के पास डोनर एटम एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन बाइडेंटेट के पास जब होगा तो एक से अधिक ही होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे आप एक बात बताइए, हमारे पास एक हम एग्जांपल आपको लेते हैं H2O का। H2 एक लिगेंड है। H2O इलेक्ट्रॉन देता है जब जरूरत पड़ता है। H2O का हम आपसे कहेंगे काम, मुझे फोटो बना के हमको दिखाई। H2O का फोटो बनेगा कुछ ऐसा, ऐसे बनता है H2O। कैसे पता चला हम लोग को? 11th क्लास में पढ़े हुए। ये H2O का फोटो है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पूछे कि क्या ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है? बिल्कुल जवाब है कि H2O इलेक्ट्रॉन दे सकता है। H2O का कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन देगा? हाइड्रोजन के पास ताकत है इलेक्ट्रॉन देने का? देखिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए जरूरी है कि आपके पास होगा तब न दीजिएगा। यहाँ पर किसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल दिख रहा है? ऑक्सीजन के पास। तो ध्यान रखिएगा, डोनर के पास कम से कम एक लोन पेयर होना जरूरी है। कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो किसी को डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ पे कितने डोनर एटम है? डोनर एटम, दाता परमाणु कितने हैं? एक, और उसके ऊपर दो लोन पेयर है। तो एक एटम, कोई एक परमाणु हमेशा एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ऑक्सीजन के पास तो दो है, तो एक संगे दो काहे नहीं दे रहा है। ठीक है ना। ये संभव नहीं है, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉन देना होता है सब एक ही दिशा में नहीं ना देना होता है। एक सिंपल बात बताइए हमको, यहाँ देखिए, ये हमारा पी है, मेरा पीएक्स है, और वो पीजेड भी होगा जो बाहर पर निकला हो। अब हमको इलेक्ट्रॉन देना है, तो या तो हम इधर से आके इलेक्ट्रॉन देंगे,
नहीं तो इधर से आएंगे, नहीं तो इधर से आएंगे, नहीं तो इधर से आएंगे, सामने जाएंगे आप इन्हें कैसे न आएंगे इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसको, क्योंकि इसको देना है तो, है ना, बात है कि नहीं। इस ऑक्सीजन के एटम को लेकर आइएगा तो इधर से हो सकता है इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसकी भी तो कैपेसिटी है कि दुइये को लेगा, उससे बेसी नहीं लेगा। हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 की ओर, एनएस दुइये को लेगा। तो अब बताइए हेजा सुल्लभ के हे पर कैसे देगा, दे पाएगा। ये तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो डायरेक्शनल होता है, यानी दिशा पर निर्भर करता है। तो जब कभी भी वो अप्रोच करेगा तो किसी एक दिशा से करेगा, यानी एक डोनर एटम हमारे पास अगर ऑक्सीजन है तो वो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, अगर एक डोनर एटम है तो। यानी कि से एक बात पता चला कि अगर हमको बात करना है बाइडेंटेट की, तो बाइडेंटेट में पक्का है कि एक से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट होंगे। अगर एक से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट नहीं है तो कभी भी बाइडेंटेट नहीं हो सकता, देने वाले परमाणु की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल में देखिए हमारे क्या कहेंगे, ये ऑक्जिलेट आयन का फोटो बना, यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉन हम लोग चाहें तो इस ऑक्सीजन से दिलवा सकते हैं, एक बार हम लोग चाहें तो इस ऑक्सीजन से दिलवा सकते हैं, या हो सकता है कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ दिलवा दें। क्यों? क्योंकि देखिए एक ऑक्सीजन एक इधर से दे देगा, हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे इसको, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। एक ऑक्सीजन को यहाँ पर रखेंगे वो इलेक्ट्रॉन इधर से दे देगा, एक ऑक्सीजन को यहाँ पर रखेंगे वो इलेक्ट्रॉन इधर से दे देगा। तो क्या दिख रहा है, एक ही लिगेंड है, एक ही लिगेंड है, वो क्या कर रहा है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके डोनर एटम, इसके जो दाता परमाणु वो कितने हैं, 2। एक यहाँ पे है दाता परमाणु, एक यहाँ पे है दाता परमाणु। डोनर एटम कितने हैं, 2 हैं। तो डोनर एटम 2 गो होगा तबे बाइडेंटेट होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डोनर एटम 3 गो है तो संभावना बनती है वो ट्राइडेंटेट हो जाए। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डोनर एटम 4 गो है तो संभावना है वो कितना हो जाए, टेट्राडेंटेट हो। मतलब डोनर एटम जितने होंगे वो ज्यादा से ज्यादा उतना ही डेंटेट हो सकता है। डोनर दाता परमाणु 6 हो तो संभावना है वो कितने हो जाएंगे। बात क्लियर हो रहा है? यानी कि बाइडेंटेट अगर कोई लिगेंड है तो इसका मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु कितने हैं, 2 गो है। 2 गो परमाणु होगा कम से कम तबे बाई, क्योंकि अकेले एक एटम से 2 गो आप इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करवा सकते। याद रहेगा ये बात, भारी बात है ये। एक और बात आपसे शेयर करना, वो क्या है वो सुनिए। हम अगर बात कर रहे हैं कि लिगेंड है हमारे पास और लिगेंड का जितना होगा उसे लोन पर होगा तबे देगा, क्या ये जरूरी है कि किसी के पास 2 गो डोनर आइटम है तो जब देगा तो 2 बार ये देगा? ये भी जरूरी नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं, एग्जांपल देखिए। हमारे पास एक लिगेंड है जिसका नाम है साइनाइड, सीएन, है ना। सीएन कैसे बना होगा, सीएन का हम फोटो बना के दिखाते हैं। देखिए तो कार्बन के पास टोटल 4 गो इलेक्ट्रॉन था, और नाइट्रोजन के पास कितना है जी, 4 गो है, 5 गो है, सॉरी नाइट्रोजन हो गया। यहाँ देखिए ये संतुष्ट हो गया नाइट्रोजन, ये गिन के देखिए नाइट्रोजन के पास 8 गो हो गया, और कार्बन के पास गिन के देखिए कई गो है अभी, 7 गो है। तो हम लोग बात किसी कर रहे थे, सीएन माइनस की कर रहे थे, तो एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया। तो अब एगो लोन पेयर किसके पास हो गया, सी के पास, एगो लोन के पेयर किसके पास हो गया, एन के। यानी कि एगो साइनाइड के पास कितने डोनर एटम है, 2 गो, 2 डोनर एटम है ना। तो अब आप क्या कहिएगा कि क्या ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे सकता है बिल्कुल। ये चाहे तो नाइट्रोजन की तरफ से दे सकता है, चाहे तो कार्बन की तरफ से दे सकता है, दोनों में से किसी के तरफ से भी दे सकता है। लेकिन क्या ये दोनों के दोनों एक बार दे सकता है, जवाब है नहीं, एक ही बार वो नहीं दे पाएगा। या तो वो शेयर करेगा नाइट्रोजन की ओर से, या तो वो शेयर करेगा कार्बन की ओर। तो आप कहिएगा कि एक बात बताइए, अभी आप बताए हैं कि हमारे पास अगर ऑक्जिलेट हो, यहां ध्यान दीजिएगा, आप अभी कहे हैं तुरंत कि मेरे पास ऑक्जिलेट हो, तो ऑक्जिलेट तो एक ही बार में 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो जब ऑक्जिलेट एक बार में दो डोनर एटम होने पर एक बार में 2 तरफ से दे रहा है, तो साइनाइड 2 होने पर एक बार में दूर से काहे नहीं दे रहा है? इसका जवाब ये है कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या है, या जो आयन है वो बहुत छोटा है। अगर हम ऐसे कहें, या ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर बीच में किसी मेटल एम को रख दें और इसको कहें कि चलो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दो, एगो इधर से दे दो इलेक्ट्रॉन, एगो इधर से इलेक्ट्रॉन दे दो, इसको कहेंगे ठीक है, इसका हम फोटो बना देते हैं बीच में,
डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन। क्योंकि ये लिगेंड इतना बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा है कि आसानी से हाथ फैला के दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना। लेकिन ये लिगेंड क्या है, छोटा है। अगर आपके पास कौन मान लकड़ी का टुकड़ा है तो छोटा है तो उसको नहीं मोड़ पाइएगा, गोल नहीं कर पाइएगा, होगा तो टूट जाएगा। अगर बड़ा हो तो क्या कर सकते हो, आसानी से हम लोग गोल कर सकते हैं। आगे जाके इसका नाम पड़ेगा किलेशन। ये टॉपिक है, ये टॉपिक, इसका नाम क्या है, किलेशन। किलेट रिंग बनता है, ये रिंग बना है ना, एक रिंग, रिंग नहीं बन रहा है, ये रिंग दिख रहा है आपको, ये रिंग बन रहा है ना। तो रिंग कब बन सकता है, कब रिंग नहीं बनेगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर मेरे एटम की संख्या अगर कम हो, जैसे अगर इससे हम रिंग अगर बनवाएं, इससे हम कहेंगे चलो हम लोग रिंग बनाया जाए, इसमें रिंग इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं, द्वियुगुण है, तो द्वियुग को मोड़िएगा तो टूटने की संभावना है, यहाँ पर रिंग का निर्माण, ठीक है ना। रिंग बनने के लिए कम से कम 4 गो होना चाहिए रिंग, 4 गो से कम होगा तो रिंग का निर्माण, ये बात ध्यान रखिए। 4 गो और कम से कम होगा तब इस रिंग में कोई गो, अगर यहाँ पे m लिख देता रिंग में कोई गो हो रहा है, 3 गो हो रहा है सर, 3 गो का रिंग पॉसिबल। रिंग बनने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 4 गो एटम हो जाए। यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 को दिख रहा है ना। यहाँ पर रिंग बनेगा, वो रिंग क्या है, मजबूत भी होगा, ठीक है ना। रिंग बनने के लिए जरूरी है कि कम से कम कितना होना चाहिए, 4। यानी अगर कोई बाइडेंटेड है तो पक्का क्या कर रहा होगा, रिंग बना रहा होगा। बाइडेंटेड है तो पक्का रिंग बना रहा होगा, ये बात कंफर्म है। और रिंग अगर बनेगा तो रिंग का स्टेबल होना भी जरूरी है, ये नहीं कि जबरदस्ती से दूगो करो। तो दूगो एटम, दूगो डोनर एटम होना ये इस बात को नहीं बताता कि वो क्या है, बाइडेंटेड है। दूगो डोनर एटम होने के बावजूद वो क्या हो सकता है, मोनोडेंटेड हो सकता है। कब, जब हमारे पास लिगेंड बड़ा, क्लियर हो गया बात ये। बाइडेंटेड मोनोडेंटेड समझ गए, एक तरफ से दे रहा है तो मोनोडेंटेड, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो बाइडेंटेड, 3 ओर से करेगा तो, क्लियर है बात। तो डेंटिसिटी के आधार पर, उसके दंतुरता के आधार पर वो कितने तरफ से, कितने तरह से इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है, कितने तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कितने तरह से मेटल एटम को घेर सकता है, इसको क्या किए, कुछ भागों में बांट दिए। कौन कौन, मोनोडेंटेड जो एक तरफ से बॉन्ड बनाता है ये, बाइडेंटेड 2, ट्राइडेंटेड 3, टेट्राडेंटेड 4, पेंटाडेंटेड 5। यहां तो कोई दिक्कत। अब बात करते हैं चार्ज के आधार पर। तो आवेश के आधार पर लिगेंडों को 3 भागों में बांटा गया। या तो आपके लिगेंड जो है वो न्यूट्रल हो सकते हैं, मन उन पे कोई आवेश नहीं हो, या तो आपके जो लिगेंड्स हैं वो निगेटिव हो सकते हैं, मतलब उस पर माइनस चार्ज हो, या तो आपके जो लिगेंड्स हैं वो क्या होने सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, उन पे कितना चार्ज हो, पॉजिटिव प्लस चार्ज हो। यानी लिगेंड जो है 3 तरह के हो सकते हैं, न्यूट्रल, निगेटिव और पॉजिटिव। और हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रल और, ठीक है ना। उसके बाद लोन पेयर देने और लेने के आधार पर 2 तरह के लिगेंड हैं, एक क्लासिक एक नॉन क्लासिक, मतलब एक जो जनरल जितने लिगेंड हैं सारे जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी कभार इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग अभी ज्यादातर चर्चा किसके बारे में करेंगे, खाली इलेक्ट्रॉन देने वालों की बात करेंगे, ठीक है ना। अब एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोनोडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, तो देखिए परिभाषा देखिए, दे हैव 1 डोनर एटम। मोनोडेंटेड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है ना। दैट इज दे सप्लाई ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम और आयन। जो कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वह लिगेंड जो किसी सेंट्रल एटम को एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन दे पाए उसे हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, FCl Br ऐसे करके आई। अब एक बात बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, याद करके, बात समझ में आ रहा है ना। आप बस याद करके ही इसको जान सकते हैं, क्योंकि बाद में ना आपको धीरे धीरे आइडिया डेवलप होगा कि हाँ ये एक ओर से दे सकता है, 2 ओर से दे सकता है। फिलहाल जो आपको लिस्ट दिया गया तो उस लिस्ट से याद कर लीजिएगा कि कौन सा ऐसा आयन है, कौन सा ऐसा लिगेंड है जो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है, कौन है जो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है। ये आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, ठीक है ना। फिर कौन सा है, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड है जो एक बार में 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन को शेयर करा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसमें 2-3 कॉमन एग्जांपल्स हैं जो ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन है, एक है ऑक्जिलेट का, जो ये बना के आपको दिखाए थे थोड़ी देर पहले, ये ऑक्जिलेट आयन है, C डबल बॉन्ड O, O,
एक इधर से घेर लिया, मान लेते यहाँ पे मेटल एटम है, एक ऐसे घेर लिया, और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और ये ऐसे घेर लिया। तो एक बार में सेंट्रल मेटल एटम कितने और से घेर रहा है, ये दो तरफ से बाइडेंट लिगेंड। एक और बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है जिसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, ठीक है ना। आपके लिस्ट में होगा, लिस्ट दिखा है आपको, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं उनका स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं, या ऑक्जिलेट बनाना सीख गए आप। एनसीईआरटी के एग्जांपल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और साथ ही साथ इन टेक्स्ट में भी इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऑक्जिलेट का। तो ऑक्जिलेट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपको वहां पे हम लिखे होंगे हैंड राइटिंग में OX लिखा होगा। ऑक्जिलेट को शॉर्ट फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, OX से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए। OX का मतलब क्या हो गया, ऑक्जिलेट, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक और है हमारे पास जिसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या नाम है इसका, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है ना। ये कैसे बनता था, इच का मतलब कितना कार्बन हुआ बताइए, नाम तो आपको लिखना सिखाए। इच का मतलब, इसका मतलब दो कार्बन, यहाँ पर हम क्या किए, पहले दो कार्बन बना लेंगे, इथ हो गया। डाइएमीन, अच्छा एमीन का मतलब होता है अमोनिया या उसका परिवार, एमीन। जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के बारे में आप जानते हैं ना कि नाइट्रोजन जो है 3 गो बॉन्ड बनाता है, अगर तीनों पर एक और H लगा दें, ये क्या बन गया, ये इसका नाम है अमोनिया, NH3, ठीक है ना। अब इसके H के जगह पर यहाँ पे इसको H को हटा के यहाँ पे C का कोनो खानदान लगाइए, एक गो C लगाइए, दो गो लगाइए, तीन गो लगाइए, चार गो लगाइए, कुछ भी लगाइए, ये सब क्या कहलाएगा, एमीन कहलाएगा। यानी अमोनिया के परिवार को हम क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। इसका नाम क्या था, एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन है ना। तो डाइएमीन का मतलब क्या हुआ, इसमें दो गो नाइट्रोजन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एगो हेक्रा से कहते हैं कि नाइट्रोजन, एगो हेक्रा से कहते हैं जा, हो गया। और खाली जगह को कौन भरता है, हाइड्रोजन। जितना भी वैलेंसी बच जाए उसमें क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। बताइए कार्बन का बस कोई को बॉन्ड बनाता है, 4 को बनाता है, 2 को बच गया, यहाँ पे लगा दिए H2, इसके बाद भी 2 को बच गया, यहाँ पे लगा दिए H2। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 5 की 3, 3 बनाता है। नाइट्रोजन जो है सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ऑक्टेट लॉ का पालन करता है, वो 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जैसे 3 को बॉन्ड बनाएगा उसका 8 का 8 पूरा हो जाएगा, इसलिए वो 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। एक बना लिया, कितना और बनाएगा, 2 को, तो 2 गो H यहाँ पे लगा दिए और 2 गो H यहाँ पे लगा दिए। ये फोटो किसका है, EN का है, एथिलीन डाइएमीन का है। अब जब EN बन गया तब कहेंगे कि बताइए कितने तरफ से घेर सकता है, ताकि देखिए दोनों आइटम में केकड़ा लगे में लोन पेयर होगा, सब जना में से नाइट्रोजन लगे ना होगा, नाइट्रोजन में एगो हेक्रा लगे लोन पेयर होगा इसके पास, एगो किसके पास होगा, इसके पास होगा, और किसी के पास होगा नहीं। अब पूछा जाए कि इसमें लिगेंड का, लिगेंड में, इस लिगेंड में डोनर एटम का काम कौन कर रहा होगा, दोनों नाइट्रोजन। आइए एक बार में कितनी तरफ से घेर सकते हैं, दोनों मिलके दो तरफ से घेर सकते हैं, ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या नाम है इसका, बाइडेंटेट। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, EN से करते हैं थे। अब जब इतना जान गए तो एक और एक और देख लीजिए, एक और एग्जांपल, एक और है जिसका नाम है EDTA। एकदम से इंपॉर्टेंट है, आपके किताब में दिया गया है, एकदम जरूरी है। EDTA इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट, ठीक है ना। EDTA का नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट। अब यहाँ देखिए एथिलीन डाइएमीन तो यही से कॉमन है इतना, इसमें जोड़ना क्या है, टेट्रा एसिटेट को। तब पहले कहेंगे इथ, इथ मैंने कई कार्बन हुआ, 2 गो, तो हम क्या करेंगे कि एक आ एक दो, 2 कार्बन बना दे, इथ हो गया। डाइएमीन का मतलब कई गो नाइट्रोजन, N N, 2 नाइट्रोजन लगा दिए, है क्या लगे, कई गो वैलेंसी बच गया, 2 गो, तो यहाँ पे H2, यहाँ पे भी बच गया, क्या लगेंगे H2। एथिलीन डाइएमीन तो मोटा मोटी ऐसे ही होगा। अब कह रहा है टेट्रा एसिटेट, मैंने 4 गो एसिटेट लगाना है, और एसिटेट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, CH3COO-। ये किसका फॉर्मूला है, एसिटेट का। तो हम कहेंगे कि भाई नाइट्रोजन से कहेंगे कि तुम जाके 2 एसिटेट से तुम जुड़ जाओ, इसको बोलेंगे 2 एसिटेट से जुड़ने के लिए, इस नाइट्रोजन को, इसको बोलेंगे 2 से, तो 2 2 4 को नहीं हो जाएगा। इसको भेजे एसिटेट से जोड़ने के लिए, कैसे जुटा, CH2COO-, एगो एसिटेट से ये जुड़ा, फिर CH2COO-, एक और एसिटेट लग गया, ये भी नाइट्रोजन गया, CH2COO-, और CH2COO-। ये किसका फोटो बना दिया हम लोग, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट यानी EDTA का। आपको उस लिस्ट में इसका नाम लिखा गया होगा, देखिए EDTA दिख रहा है, लिस्ट में नाम है ना EDTA ना। तो EDTA के पास बताइए कुल कितने माइनस चार्ज हैं वहां पे, कितना माइनस दिख रहा है जी, 4 को। देखिए तो हम फोटो में 4 को बनाए हैं -4,
चार को बनाया है ना। अब बात करते हैं कि कितना तरफ से घेर सकता है, एक बार में कितने तरफ से सेंट्रल एटम घेर सकता है। यहाँ देखिए उसमें 6 दिख रहा होगा, हेक्साडेंटेट दिख रहा है वहां पे ना, यानी एक बार में 6 तरफ से घेरता है। तो 6 को तरफ कौन कौन सा किस ओर से घेरता है। हम कहें देखिए इस ऑक्सीजन से घेर सकता है, इस ऑक्सीजन से घेर सकता है, इससे घेर सकता है, इससे घेर सकता है। चार को तो यही दिख गया। अब यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट था, एक इधर से घेर सकता है, और यहाँ भी प्रेजेंट था ना, एक इधर से घेर सकता है। तो कुल कितने तरफ से घेर रहा है ये, 6 तरफ से। इसीलिए ईडीटीए को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्साडेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्लियर हो रहा है बात ये। क्या वो CH3 होता है तो CH3 कर देंगे तो किसी से जुड़ेगा नहीं जुड़ पाएगा ना। मान लेते हैं कि जैसे मिथ है, तो मिथ जब लगाते हैं तो एक H1 निकालिए ना, किसी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसको पढ़ते एसीटेटे पढ़ते हैं भले, क्योंकि उससे कनेक्ट होने के चक्कर में वो निकाला गया है। अगर CH3 लिख दें तो कनेक्शन को जोड़ेंगे कैसे, बिना H हटाए एगो बॉन्ड तोड़े वो किसी से कनेक्ट होगा नहीं, कनेक्ट होगा ना। तो है पढ़ते इसको एसीटेट ही है, इसको हम क्या पढ़ते हैं ये एसीटेट ही है। भले आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे CH3 होना चाहिए, तो CH3 कब होना चाहिए, जब ये किसी से नहीं जुड़ रहा हो तब। जब इसको किसी से जोड़ना होगा तो एक H कम करना पड़ेगा ना, कि कार्बन चारे को ना बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वहां पे CH2 लिखा। ठीक है, ये किसका नाम है, ये किसका फोटो बनाया हम लोग, EDTA का बनाया। अब आपका काम क्या है कि लिगेंड्स को याद करना, लिगेंड्स के लिए याद करना कि लिगेंड्स कितनी तरफ से घेरता है और उसके ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है। ये काम थोड़ा सा बोरिंग है पक्का, अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं किए सच पूछे तो। आप अपना चैप्टर अगर पढ़िएगा खोल के तो आपको शुरू में, सबसे शुरू में वार्नर की थ्योरी मिल जाएगी। स्टार्टिंग में वार्नर की थ्योरी मिल गई शुरू में। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं अपना, ठीक है ना। कि हम लोग क्या करें, बेस तैयार करें, ताकि हम लोग स्टार्ट जब किया जाएगा तो कोई भी छोटा बहुत टर्म जो है वो रास्ते में नहीं आएगा, परेशान नहीं करेगा। ये सारा बेसिक पढ़ के अब तब हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, लिगेंड्स के बारे में अच्छे से एक बार पढ़ लेना है कि भाई लिगेंड्स क्या होते हैं। तो सेंट्रल एटम को जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको लिगेंड बोलते हैं। एक तरफ से देगा तो मोनोडेंटेड, दो तरफ से देगा तो बाइडेंटेड, तीन ओर से तो ट्राइडेंटेड। ऐसे या तो ऐसे इसको बांट ले कि एक ओर से दिया था मोनोडेंटेड, अब बहुत ओर से दिया था पॉलीडेंटेड, बहुदंतुर। अब बहु के अंदर ये सारा आ जाएगा, ये जितना आपको दिख रहा है यहाँ पे जितना दिख रहा है सब क्या है, पॉलीडेंटेड है। ये क्या है, ये मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ लिगेंड्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है, इन लिगेंड्स का स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है। आप कहिएगा कि सबका, देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको लिस्ट में लिख के दे दिए हैं। आपके हाथ में जो लिस्ट है वो ध्यान रखिएगा, ओ में से मत सोचिएगा कि ए में से कौन याद करे। वो जौन है वो सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको छांटना होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, इसमें से भले छांट लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन जो आपको हम लिख के दिए हैं इसको यहाँ दिखाइएगा। ये जो आपको लिस्ट मिला है ना, ये वाला लिस्ट मिला है ना, इसमें जितने भी लिगेंड्स के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, इस सारे लिगेंड्स के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। इसमें से कम मत, इसमें से कम कीजिएगा, जानते हैं क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे। ये वही है जो एनसीईआरटी में कहीं कहीं से घूम घाम के आ जाएगा फिर दोबारा आपके सामने, ठीक है ना। ये वही वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए ये दो तरफ से घेर रहा है, क्या निकला हमने इसका, ऑक्जिलेट आयन। आज जब ध्यान देखिएगा ऑक्जिलेट आयन पे चार्ज होता है -2, होता है क्या, ये बाइडेंट। ठीक वैसे ही एक और है हमारे पास, एक और है, इसका नाम क्या है, ग्लाइसिनेट आयन। ये क्या है, ग्लाइसिनेट, CH2 C एक O से दे रहा है, एक बार N के लोन पर दे रहा है, इसका नाम क्या है, ग्लाइसिनेट। यहाँ पे देखिए सैलिसिलिक एसिड का नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं, कोई बात नहीं। एक एसिड होता है जिसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड, पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। सैलिसिलिक एसिड अगर H+ छोड़ दे तो क्या बनाएगा, सैलिसिलेट आयन बनाएगा। और उसी सैलिसिलेट आयन का नाम क्या है, सैलिसलेटो। जैसे साइनाइड का नाम क्या था, साइनो था ना, साइनाइड का नाम क्या था, साइनो। वैसे ही सैलिसिलेट का आयन क्या नाम हो जाएगा, सैलिसलेटो, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, हर बार हेटनोवर का फॉर्मूला बनाएंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे मेटल। यहाँ देखिए हमको कोई लिखना होगा तो हम लिखेंगे M, अब ब्रैकेट में लिखेंगे OX। इसका मतलब क्या हुआ है, मेटल है, यहाँ पे क्या है, ऑक्जिलेट। पूरा फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली OX लिख देने का माने कौन सी हो गया, ये ऑक्जिलेट। अगर हम यहाँ पे OX नहीं लिख के हम यहाँ पे लिख दें SAC, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ये सैलिसिलेट आयन की बात कर रहे हैं, सैलिसलेटो है ये।
तो ये सब क्या है, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, डाइपिराइडिल, ठीक है ना। ये पिरिडीन का नाम सुने हैं, पिरिडीन, ये पढ़ाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पढ़ाए हैं पिरिडीन। और पिरिडीन क्या है, कार्बन के जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में से एक वो कार्बन हटा के अगर नाइट्रोजन लगा दिया जाए, ये क्या बन जाता है, पिरिडीन। आज जब दो गो पिरिडीन को आपस में जोड़ देंगे तो डाइपिरिडीन हो जाएगा। अब एक नाइट्रोजन था तो एक तरफ से घेर रहा था, दो गो होगा तो दो तरफ से घेरेगा, ठीक है ना। ये भी क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। यहाँ देखिए ये तो थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं, एथिलीन डाइमीन, बताया ना, ये थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं। ये क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट का नाम सुने हैं, कार्बोनेट का नाम सुने होंगे। कार्बोनेट कैसा होता है, ऐसे कार्बोनेट आयन, ये चाहे तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये चाहे तो इधर से भी दे सकता है, ठीक है ना? ये भी क्या है, बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट हो जाएगा, चार कुछ हो रहा है ना, रिंग में कोई को होना चाहिए, समझा। तो देखिए 1 2 3 4, ये रिंग बना सकता है। 4 से कम रहेगा तो रिंग का निर्माण नहीं होगा, वो टूट जाएगा। 4 से कम को रिंग नहीं बना सकते, 3 को का रिंग नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे और भी बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हैं, वो सारे एग्जांपल आप कर लेंगे घर पे जाके। ये जितने भी आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है, ये सारा क्या है, पॉजिटिव आयन है। दिखाने के लिए, लिखने के लिए दे दिया गया था यहाँ पे, इसको याद मत कीजिएगा, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है ना। बोर्ड लेवल पे आप अगर पढ़ रहे हैं तो बोर्ड लेवल पे इससे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हाइड्रोजीनियम आयन प्लस, ये लिखा है लिगेंट है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा नाइट्रोजन से, यहाँ पे लोन पे पड़ा हुआ है। नाइट्रोसोनियम आयन NO+, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी लिगेंड की काम करता है। और नाइट्रोनियम आयन NO2+, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी क्या करता है, लिगेंड का काम कर सकता है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या है, मेरे कहने का मतलब आपके पास पॉजिटिव लिगेंड का एक को नाम एनसीईआरटी में नहीं है, जिसका मतलब क्या है, आप बचे हुए हैं, ये क्वेश्चन नहीं हो, इसको याद कीजिएगा तो काम चलेगा। लेकिन ये देखिए इसके बाद कितने हैं, ये सारे क्या है, निगेटिव लिगेंड्स के नाम। ये निगेटिव लिगेंड्स में CN, साइनो, मोनोडेंटेट, ये जितने हैं सब क्या है, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट है, ठीक है ना। ये देखिए एक और बात, यहाँ देखिए ध्यान से, ये सारे के सारे लिगेंड -1 चार्ज वाले, माने निगेटिव है तो माइनस कितना चार्ज, -1 चार्ज, इस पे कितना चार्ज होगा, -1। टाइम हो गया का, कोई बात नहीं, टाइम हो गया। यहाँ देखिए ये -1 चार्ज, इस पे क्या होगा, -2 चार्ज। तो आपको ये याद करना होगा, अगर आप ये नाम नहीं याद रखिएगा, चार्ज नहीं याद रखिएगा, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसमें सारे में तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कितना रटे, इसीलिए लिस्ट वाला बोले थे कि लिस्ट को कंप्लीटली याद कर लीजिएगा। यहाँ पे केवल लिगेंड्स के नाम है, यहाँ पे 3 4 स्लाइड है, सिर्फ आपको दिखा देते हैं, 3 4 को स्लाइड आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको घर पे जाकर नोट कर लीजिएगा, और लिगेंड्स जितने भी लिस्ट में दिए गए उनको रट लीजिएगा, -1 चार्ज वाले, -2 चार्ज वाले। यहाँ आप देखिए ये जितने भी लिगेंड्स है सभी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, इसमें कोई चार्ज नहीं, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। ये भी सारे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, जितना भी दिख रहा है सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। फिर यहाँ पे देखिए, अरे कौन बात कर रहा है, लिगेंड्स को कैसे बांटे थे हम लोग, लिगेंड एक न्यूट्रल लिगेंड हो गया, एक हमारा चार्ज लिगेंड हो गया। चार्ज लिगेंड में हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है कि निगेटिव हो। अब आपसे हम ये कहें कि पॉजिटिव वाले पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो काम चलेगा। अगर वो निगेटिव होगा तो हो सकता है कि एक तरफ से घेर रहा हो सकता है कि एक से ज्यादा तरफ से घेर रहा हो। फिर कहेंगे अगर वो उदासीन है, न्यूट्रल है, तो हो सकता है कि एक तरफ से घेर रहा हो सकता है एक से ज्यादा तरफ से घेर रहा है। सबका एग्जाम्पल बता दिए है ना, फिर से एग्जाम्पल लिख दे यहाँ पे, हो जाएगा। तो आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, ध्यान दीजिए। अरे बैठिए तो अभी, बैठिए बैठिए, वापस बैठिए अभी, चलिए बैठिए।